दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अंदर है, जिनका 5th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 5th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रिप प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु त्रिप प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विकास की 4 विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास की 4 विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, यहाँ पे आपको बताना है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण संकट क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संकट क्या है, यहाँ पे आपको पर्यावरण संकट के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोजेनस्टीन के सिद्धांत की 3 मान्यताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रोजेनस्टीन है, यहाँ पे आपको रोजेनस्टीन के सिद्धांत की 3 मान्यताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो अस्थायी जनसंख्या संरचना है, यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति से क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो खाद्य सुरक्षा है, यहाँ पे आपको खाद्य सुरक्षा की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्प विकसित देश के प्रमुख मापदंड को बताइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो अल्प विकसित देश है, यहाँ पे आपको अल्प विकसित देश के प्रमुख मापदंड को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिर्डल के चक्रीय कार्यकरण मॉडल को संक्षेप में समझाइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो मिर्डल है, यहाँ पे आपको मिर्डल के चक्रीय कार्यकरण मॉडल को संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तकनीकी चुनाव की समस्या बताइए। नौवां क्वेश्चन कर रहा है जो तकनीकी चुनाव है, यहाँ पे आपको तकनीकी चुनाव की समस्या बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवीय विनियोग के क्षेत्र क्या क्या है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो मानवीय विनियोग है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानवीय विनियोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग है, यहाँ पे आपको विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो विदेशी पूंजी है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विकास अंतराल क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विकास अंतराल क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विकास अंतराल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि इसे कैसे मापा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, यहाँ पे आपको भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खुशहाली सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो खुशहाली सूचकांक है, यहाँ पे आपको खुशहाली सूचकांक को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या है, संक्षेप में बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले निम्न संतुलन पास सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइरोड डोमर मॉडल में अंतर बताइए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो हाइरोड डोमर मॉडल है, यहाँ पे आपको हाइरोड डोमर मॉडल में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो बाजार है, यहाँ पे आपको बाजार की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉल्डर मॉडल की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो कार्डर मॉडल है, यहाँ पे आपको कार्डर मॉडल की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पे प्रकाश डालिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो बौद्धिक पूंजी निर्माण है, यहाँ पे आपको बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य, भारत में इसके क्या खतरे हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यहाँ पे आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है और भारत में इसके क्या खतरे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया
हुआ है आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है यहाँ पे आपको भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, इसके प्रकारों को बताइए। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सूचकांक के महत्वपूर्ण उपयोग की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रकारों के बारे में बताना है और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सूचकांक के महत्वपूर्ण उपयोग की समीक्षात्मक व्याख्या करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सततीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सततीय विकास की अवधारणा है यहाँ पे आपको सबसे पहले सततीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको इसके उद्देश्यों पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रोस्टोव के आर्थिक समृद्धि के चरणों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो रोस्टोव है यहाँ पे आपको रोस्टोव के आर्थिक समृद्धि के चरणों की व्याख्या करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है यहाँ पे आपको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की आलोचना करना है और उसकी आलोचना का मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइज तथा रेनिस की दोहरी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, यह लुईस के असीमित पूर्ति सिद्धांत से किस प्रकार श्रेष्ठ है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो फाइज तथा रेनिस की दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है यहाँ पे आपको फाइज तथा रेनिस की दोहरी अर्थव्यवस्था सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि जो लुईस का असीमित पूर्ति सिद्धांत है उससे किस प्रकार श्रेष्ठ है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत की विशेषता को बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत है यहाँ पे आपको सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत की विशेषता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है सोलो के आर्थिक समृद्धि मॉडल की भूमिका को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सोलो है यहाँ पे आपको सोलो के आर्थिक समृद्धि मॉडल की भूमिका को समझाना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका है यहाँ पे आपको भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है विदेशी पूंजी क्या है, विदेशी पूंजी के प्रकार और निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी पूंजी क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विदेशी पूंजी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विदेशी पूंजी के प्रकार बताना है और इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।